नमस्कार। आप सब लोग अपने आप को म्यूट रखें। कार्यक्रम YouTube पे लाइव जा रहा है। ओके। बस प्रोसेस में है, ये काम हो गया। अब दूसरा काम, इसकी रिकॉर्डिंग शुरू। जी नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है वातायन की हमारी साप्ताहिक संगोष्ठी में। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 1 वर्षों से ऊपर हो गए हैं जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ है, लॉकडाउन शुरू हुआ है, तब से हम लोग ये प्रवासी लॉकडाउन के नाम से वातायन की संगोष्ठियां हमने आरंभ की थी साप्ताहिक। और इसमें हमने बहुत से नए रचनाकारों को सुना है। बहुत से ऐसे साहित्यकार जो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, उनकी स्मृति में कार्यक्रम किए हैं, कुछ संगोष्ठियाँ की हैं, पुस्तकों पर चर्चा की हैं और संवाद किए हैं। संवाद श्रृंखला में ही आज का आयोजन है, आज का यह कार्यक्रम। और यह 54th वीकली संगोष्ठी है, 54वीं साप्ताहिक वर्चुअल संगोष्ठी, जिसमें आज हम सब फिर एक बार एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। लेकिन ये पिछला सप्ताह जो गया है, एक तरह से अप्रैल का महीना, ये एक बड़ा दर्दनाक काला माह की तरह बीता है। और पिछले सप्ताह भी हमारे बहुत से लोग जो परिवार से हैं, हमारे शहर से हैं, गांव से हैं, उसके अलावा जो हिंदी के साहित्यकार और कई मित्र साथी रहे हैं, वे हमारे बीच नहीं रहे। वे इस कोरोना के प्रकोप का शिकार बने हैं। इसमें विशेष रूप से जो लोग हमारे इंग्लैंड के हिंदी समाज से जुड़े रहे हैं, श्री कुंवर बेचैन साहब नहीं रहे, उषा चौधरी जी नहीं रहीं। उषा चौधरी जी प्रोफेसर इंद्रनाथ चौधरी की पत्नी थीं और वे 90 के दशक में यहाँ नेहरू केंद्र में प्रोफेसर चौधरी साहब उसके निदेशक के रूप में काम करते थे। तब उषा जी यहीं थीं और उनकी कविताओं, रचनाओं से हम लोगों को बहुत सानिध्य मिला था। इसके अलावा बड़ा अफ़सोस है कि हमारी जो आज की होस्ट हैं तिथि दानी जी, और उनकी माँ वातायन की कर्मठ सदस्या, उनकी माताजी सविता दानी जी का भी देहांत हुआ है। तो हम सबसे पहले इन सभी दिवंगत आत्माओं के लिए 1 मिनट का मौन रखते हैं और फिर हम कार्यक्रम को शुरू करेंगे। जी, स्वागत है आप सबका पुनः। आइए अब हम सीधा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मंच सौंपते हैं इंग्लैंड की यशस्वी कवित्री तिथि दानी जी को, जो आज संवाद करेंगी आयुष चतुर्वेदी जी को। आयुष जी एक नवोदित रचनाकार हैं, वक्ता हैं, और अभी हाल में उनका एक वीडियो वायरल हुआ है जिससे उन्होंने सारे विश्व में अद्भुत ख्याति प्राप्त की है। 11वीं क्लास में पढ़ने वाला 17 साल का आयुष, वाराणसी का रहने वाला, लेकिन गांधी के बारे में आखिर उसने ऐसा क्या बोल दिया कि उसका वीडियो वायरल हो गया। सुनिए। बड़ी अजीब विडंबना है कि गांधी के देश के लोगों ने ही गांधी को सबसे कम पढ़ा व समझा। हैरी पॉटर और चेतन भगत को दिन रात भोर दोपहरी एक करके पढ़ने वाली युवा पीढ़ी अगर गांधी जी को तबीयत से पढ़ दी होती तो आज पीढ़ियों का सबक शायद कुछ और होता। सोशल मीडिया पर छा गया है काशी कला। जैसे बंटवारे का शाश्वत कारण गांधी जी को मानना है और गांधी जी को मुस्लिम परस्त कह देना है। तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि गांधी से बड़ा कोई हिंदू नहीं था, लेकिन गांधी के हे राम से बाकी कौमें डरती नहीं थी। गांधी पर भाषण से सोशल मीडिया पर आई आंधी। गांधी जी और तमाम नेताओं और सेनानियों के बलिदानों, आंदोलनों
और जेल यात्राओं के फलस्वरूप 15 अगस्त सन 1947 को हमें आजादी मिली और हम देशवासी गांधी जी को इतना चाहते थे कि अगले ही वर्ष ने 3 गोलियां मारकर उनकी यही समाधि बना दी। सोशल मीडिया पर इस बच्चे को सुनने वालों की लाइन लग गई। लेकिन गांधी कभी मरते नहीं है, क्योंकि गांधी एक विचार का नाम है, गांधी एक व्यक्ति का नाम नहीं है और विचार सदैव जीवित रहता है। 11वीं क्लास के छात्र का भाषण देश भर में वायरल हो गया। एक दिन अंग्रेजी हुकूमत को प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के छात्र का गांधी पर भाषण जबरदस्त वायरल हो रहा है। हर कोई आज के दौर में गांधी पर दिए गए 11वीं क्लास के छात्र का भाषण सुन रहा है। आखिर कौन है ये छात्र और कहां पढ़ता है, इसने भाषण क्यों दिया, इसकी पूरी सच्चाई आपको बताएं, उससे पहले आपको इसका पूरा भाषण सुनाते हैं। आधी रात को गांधी जी को रेलवे स्टेशन से बाहर फेंक दिया गया, लेकिन गांधी जी ने उस जख्म को सहलाया नहीं, उसे कुरेदा और उनके अंदर एक हथियार उगाया, सिविल नाफरमानी। जालिम का न कहा मानना ही सिविल नाफरमानी है और इसी के साथ एक इतिहास की शुरुआत होती है। लुई फिशर कहते हैं कि अगर उस अंग्रेज के बच्चे को ये मालूम होता कि जिस आदमी को वो ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंक रहा है वही आदमी एक दिन अंग्रेजी हुकूमत को पूरे ग्लोब से बाहर फेंक देगा, तो ऐसी गलती कभी नहीं करता। बड़ी अजीब विडंबना है कि गांधी के देश के लोगों ने ही गांधी को सबसे कम पढ़ा व समझा। हैरी पॉटर और चेतन भगत को दिन रात गोल दोपहरी एक करके पढ़ने वाली युवा पीढ़ी अगर गांधी जी को तबीयत से पढ़ दी होती तो आज पीढ़ियों का सबक शायद कुछ और होता, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया और यही कारण है कि आज तमाम फैंसी और फेसबुकिया ज्ञान हमारे पास हो गए हैं। 2 अक्टूबर को देश भर में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। इसे लेकर साल भर से अलग अलग तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन वाराणसी में सेंट हिंदू बॉयज स्कूल के 11वीं क्लास के छात्र आयुष ने जो भाषण दिया उसे सुनकर अच्छे गांधी विचारक भी चौंक गए हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। वो मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए, मैं बेकरार हूँ आवाज। 11वीं क्लास में पढ़ने वाला 17 साल का आयुष, वाराणसी का रहने वाला, लेकिन गांधी के बारे में। ये थे आयुष चतुर्वेदी, जिनसे आज हम लोग मिल रहे हैं और उनसे संवाद होगा। एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट देते हुए आयुष कि गांधी मर नहीं सकते, वे एक विचारधारा हैं। आइए हम स्वागत करते हैं तिथि दानी जी का और आयुष चतुर्वेदी जी का। तिथि जी, आपका मंच पर स्वागत है। जी, धन्यवाद वातायन, दिव्या जी, पद्मेश जी, मुझे ऐसे ब्रिलियंट व्यक्तित्व से बात करने का अवसर देने के लिए। आयुष, तुम्हारा भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सब तुम्हारे जैसे युवाओं को बेहद उम्मीद से भरकर देखते हैं और ये विश्वास सुदृढ़ होता है हमारा कि देश का भविष्य तुम्हारे जैसे संवेदनशील, प्रतिभाशाली, विवेकी, सचेत और दूरदृष्टि संपन्न युवाओं के हाथ में बहुत सुरक्षित है। तो यह उत्सुकता स्वाभाविक रूप से जागती है कि इतनी कम उम्र में जब बच्चे अपने पाठ्यक्रम को समझने में दिक्कत महसूस करते हैं, तुमने महात्मा गांधी और अन्य महापुरुषों और रचनाकारों के बारे में जाना, उन्हें पढ़ा, तो ये बताओ कि तुम कैसे प्रेरित हुए इसके लिए। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बोलने का अवसर देने के लिए। मैं गांधी से प्रेरित हुआ। सबसे पहले तो मैं शुरू में, मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं शुरुआत से ही कुछ ऐसा बहुत बढ़िया हो गया कि नहीं मैं सीधे गांधी को अब पढ़ूंगा, ऐसा कुछ था नहीं। मैं भी शुरू में अपने सिलेबस की ही किताबें पढ़ता था। जब 4वीं 5वीं में था उस समय, क्योंकि परिवार का माहौल भी कुछ ऐसा है, पिताजी भी साहित्य और राजनीतिक गतिविधियों में थोड़ा भाग लेते हैं, तो उस वजह से किताबें अगल बगल हमेशा दिखती थी। तो पहले तो मैं अपने स्कूल की ही किताबें पढ़ता था, या ज्यादा से ज्यादा चंपक या बिल्लू नाम की कॉमिक्स आती थी, वो चीजें पढ़ता था। लेकिन बाद में मैंने सत्य के साथ मेरे प्रयोग, जो गांधी जी की आत्मकथा है, वो मैंने कक्षा 5वीं में एक बार देखी और मुझे लगा कि मुझे उसके पहले बस इतना ही मालूम था कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं और सीधे तौर पर ये लगता था कि एक बूढ़े आदमी है जिनका हमें सम्मान करना चाहिए, और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं पता था।
लेकिन जब मैंने वो किताब पढ़ी तो सबसे पहली चीज कि गांधी की भाषा बहुत आसान है, गांधी बहुत आसान भाषा में लिखते हैं। और कोई भी बच्चा, मुझे लगता है कि जिसको पढ़ने, हिंदी पढ़ने या अंग्रेजी पढ़ने लिखने आता है, वो आसानी से गांधी को पढ़ सकता है। वो बहुत, या हिंदी में लिखें या गुजराती में लिखें या फिर अंग्रेजी में लिखें, वो बहुत ललित गद्य टाइप का कुछ बहुत कठिन नहीं लिखते हैं, वो आसान लिखते हैं, लोगों के समझ में आने लायक लिखते हैं। तो मैं 5वीं 6वीं से ही जब उन्हें पढ़ना शुरू किया तो मैंने उनकी आत्मकथा खत्म कर ली, तो बहुत चीजें सीखने को मिली। सबसे पहले जो एक उनका एक फादर फिगर बन के सामने आता है, वो चीज टूटी कि गांधी ऐसा नहीं है कि बहुत सीरियस कुछ हैं, गांधी भी हमारे जैसे ही हैं। उन्होंने भी बचपन में वो गलतियां की हैं जो हमने की हैं, उन्होंने भी बचपन में चोरी की है, उन्होंने भी बचपन में बीड़ी पी है, ये अलग चीज है। तो उन्होंने भी वो सारी गलतियां की हैं जो हम करते हैं। तो इन चीजों से, और उनकी जो एक ये बात है कि खुलापन जो गांधी का है कि वो जैसे अंदर हैं वो अपनी चीजों को बता देते हैं, तो इन चीज से एक बच्चा प्रभावित होता है। एक आदर्श युवक भी गांधी में दिखता है, और एक ऐसा इंसान भी दिखता है कि जो अपनी गलतियों को स्वीकारता है। और गांधी अपने मरने तक अपने में लगातार परिवर्तन करते रहे। वो गांधी जो शुरू में स्त्रियों को लेकर उनके अलग विचार थे, वो बाद में एक बहुत अच्छे फेमिनिस्ट और महिलावादी, स्त्रीवादी व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते हैं। शुरू में जो गांधी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, कास्ट के समर्थक थे, वो बाद में 1935-34 में लेख लिखने लगते हैं कि जाति को अब खत्म हो जाना चाहिए। तो गांधी ने खुद ही अपने में जो बदलाव किए हैं, वो रोज बदलाव करते हैं, और वो कहते हैं कि मैं खुद भी गांधीवादी नहीं हूँ, क्योंकि जो मैं आज कह रहा हूँ हो सकता है कि उससे कुछ अलग मैं कल कहूँ, और जो मैं कल कहूँ मेरी उस बात को आप मानिए। तो इन चीजों से गांधी समझ में आते हैं कि गांधी बहुत आसान है, गांधी को कठिन बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वो किसी भी कॉमिक्स से या चेतन भगत की किताब से आसानी से आपको समझ में आ सकते हैं अगर आप गांधी को पढ़ेंगे तो ये चीजें मुझे प्रेरित भी हुआ जब गांधी को पढ़ा। तो जरूरी है कि गांधी को जब हम पढ़ेंगे तो गांधी में खुद ब खुद ही और भी नेता जुड़ जाएंगे। गांधी की जब हम बात करेंगे तो गांधी के लिखे हुए में हमें जवाहरलाल नेहरू भी मिलेंगे, मौलाना आजाद भी बिल्कुल। मिलेंगे, सरदार पटेल भी मिलेंगे, सुभाष चंद्र बोस भी मिलेंगे, यहाँ तक कि भगत सिंह भी मिलेंगे। तो धीरे धीरे जब मैं गांधी को पढ़ना शुरू किया तो उनके लिखे हुए में जब ये लोग मिले, जब ये पता चली कि गांधी के साथ इनकी भी सोहबत थी, तो मैंने फिर इनको भी पढ़ना शुरू किया। राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा फिर मैंने पढ़ी। तो यही चीजें, प्रेरणा शुरू में तो घर के माहौल से ही मिली कि स्कूल के इतर भी जो किताबें रखी हुई हैं उनको भी पढ़ के देखा जाए, और फिर गांधी से ही प्रेरणा मिली कि और लोगों को भी पढ़ा जाए। बिल्कुल, ये तो मतलब जाहिर सी बात है कि एक व्यक्ति से कनेक्शन दूसरे व्यक्ति का होता है, और गांधी तो फिर जैसी भूमिका में थे, जाहिर है कि उनके साथ देने वाले उनके साथ थे, तो गांधी को जानने के लिए उन लोगों को भी जानना जरूरी है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मुझे ये बताओ कि जैसी एक प्रखरता तुम्हारे व्यक्तित्व में झलकती है, तो एक लेखक की ही नहीं बल्कि एक वक्ता के रूप में भी तुम्हारी भूमिका मुझे नजर आती है। तो तुम ये बताओ कि इस तरह का आत्मविश्वास और इस तरह का रूप देने के पीछे कौन से ऐसे लोग रहे, या किनकी क्या सोर्सेस रहे, और इसके अलावा अपनी कोई पसंदीदा रचना अगर तुमने रखी हो तो वो भी हम लोगों को सुनाओ ताकि उसकी भी एक झलक मिले। बिल्कुल, बिल्कुल। प्रेरणा, या यूं कहूं कि जो आत्मविश्वास मेरे अंदर है वो जाहिर है कि जब हम ज्यादा पढ़ेंगे तो ज्यादा लिखने की भी कोशिश करेंगे। एक बच्चा जब 1 साल तक कोई स्कूल से अलग कोई किताब पढ़ता है और उसको उस पढ़ने में उसको रुचि होती है, तो वो फिर कोशिश करता है कि मैं भी लिखने में कुछ हाथ मारूं। तो उन चीजों से ही जब मैंने 5वीं 6वीं में पढ़ना शुरू किया तो मैं 7वीं 8वीं तक थोड़ा बहुत लिखने भी लगा। स्कूल की पत्रिकाओं में कुछ उलूल जुलूल ही कविताएं, कविता का कब भी नहीं पता था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ लिखता था। तो वो तो ये चीजें बताओ कुछ कि कुछ जब स्कूल की ये जो तुमने मैगजीन्स में लिखा, छपने लगी, या ये जो तुमने लिखा उसके पहले तुम कितने कवियों को पढ़ चुके थे? कुछ चुनिंदा कवियों के नाम बताओ जिनको तुमने अपनी लेखन की शुरुआत से पहले जो पढ़ा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कवियों या गजलकारों में मैंने सबसे पहले, मुझे याद आता है जिनको मैंने पढ़ा वो दुष्यंत कुमार हैं, क्योंकि वो उनकी भी भाषा जो है वो समझ में आने लायक है। वो गजलें भी लिखते हैं तो बहुत आसान लिखते हैं, ज्यादा कठिन उर्दू में नहीं उर्दू में लिखते नहीं हैं, तो लिखते वो हैं। चीजें। हाँ, तो उनसे दुष्यंत कुमार को मैंने पढ़ा।
और इस समय मैं मीर को पढ़ रहा हूँ। मीर का दीवान मैंने मंगाया है और आधा पढ़ा वाह। है। मीर तकी मीर, जो कि गालिब से भी पुराने शायर हैं और गालिब मीर की तारीफ करते हैं बल्कि। तो उन लोगों को पढ़ा है। उससे पहले मैं जब कविताएं पढ़ता था, लिखता था, तो उसके पहले मैंने ऐसे मतलब आसपास की जो दैनिक जागरण या ऐसे अखबारों में जो कविताएं छपती थी जिन कवियों की, जो नए कवि थे उनकी भी कविताएं। और प्रिय कवियों में उस समय मैंने पढ़ा था केदारनाथ सिंह को। उनकी एक छोटी सी कविता है जो बहुत अच्छी लगती है मुझे, कि उसने कहा जाओ, नहीं, उसने कहा मैं जा रही हूँ, जाओ मैंने उत्तर दिया, यह जानते हुए कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है। वाह। 4 पंक्तियों में ये इतनी सुंदर कविता मुझे पहले कभी नहीं मिली और अभी तक नहीं मुझे मिली उतनी सुंदर कविता कभी। जैसे वो ऐसे ही कुछ लिखते हैं कि तुम्हारा हाथ अपने हाथ में लेते हुए मैंने दुनिया को सोचा कि इतना दुनिया ही को हाथ गर्म की और तरह सुंदर ही होना गर्म और चाहिए। सुंदर होना चाहिए। ये तो मतलब तो ऐसी ये पंक्तियां हैं कि जो चार कहा जा सकता है कि सूक्ति कह लो, या एक बार आप पढ़ लो तो वो बिल्कुल अंकित हो जाएंगी आपके दिमाग में। तो याद हो जाती हैं। और कोई भी बड़ी या लंबी कविता मुझे लगता है कि इन कविताओं की जगह भी नहीं ले सकती, नहीं। क्योंकि ये 2-4 लाइनों में इतनी बढ़िया लिखना। तो इन्हीं चीजों से मतलब यही ऐसे ही कवियों को, रघुवीर सहाय को मैंने पढ़ा। तो एक जो क्रांतिकारी चीजें आई वो इन्हीं लोगों से आई। अवतार सिंह संधू पाश को पढ़ा, हम लड़ेंगे साथी, उनकी कविता है, लंबी कविता है। वो चीजें प्रेरित करती हैं। तो जब ये चीजें पढ़ा मैं, तो इसी के बाद फिर स्कूल में मैं 10वीं तक दूसरे स्कूल में था और उसके बाद 11वीं में सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल में गया। तो 10वीं से पहले भी मैंने ऐसे गणतंत्र दिवस होता था या स्वतंत्रता दिवस होता था, तो उन अवसरों पर, या हिंदी दिवस होता था, तो भाषण या फिर कविताएं अपनी न भी सही तो किसी और कवि की कविताएं मैं सुनाता जरूर था। नाटक में भी भाग लेता था। तो हर चीज में भाग लेने का मेरा शुरू से, पढ़ाई में भी खुदा न खास्ता ठीक था थोड़ा, तो मतलब उन चीजों में नहीं भी, पढ़ाई ठीक में भी क्या, ठीक था। और अभी भी तुम तो मेरी, बहुत अच्छे हो। तुमने अपने परिचय में बताया तुम कक्षा में प्रथम आते रहे हो, तो फिर हाँ हाँ, ठीक वो कहा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। जी जी, तो वो मतलब उसमें भी थोड़ा रुचि थी, क्योंकि जब आप दूसरी चीजें पढ़ते हैं तो फिर आप अपने सिलेबस को और आसान लगने लगता है। क्योंकि गांधी का एक चैप्टर मेरे 12वीं में मैं हूँ, अभी भी मेरी इतिहास की किताब में एक चैप्टर गांधी का है और मेरे बोर्ड्स आने वाले हैं और अभी तक मैंने उस चैप्टर को पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि मैंने गांधी के बारे में बहुत किताबें पढ़ ली हैं। तो इतना विश्वास मुझे हो गया है, तो जब हम बाहर से कुछ पढ़ने लगते हैं तो स्कूल का भी सिलेबस हल्का लगने लगता है हमें। तो बिल्कुल। इन चीजों की वजह से स्कूल में भी कुछ मैं ढंग का करता हूँ। तो यही सब जो आत्मविश्वास या प्रेरणा आई बोलने की, करने की, वो घर के माहौल से और पढ़ने से। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ने से ही, मैंने सोशल मीडिया पर भी बहुत लोगों को पढ़ा, वहां से सीखा। शमसुर रहमान फारूकी एक उर्दू के बहुत वाह महान वाह, वो लेखक, तो बहुत महान नॉवेल लेखक निगार, है। जी बिल्कुल। तो उनकी जितनी भी उनके वक्तव्य हैं या इंटरव्यूज हैं, रेखता पर मिल जाते हैं। तो वो चीजें मैंने, अब तो वो नहीं रहे, तो उनकी जो चीजें हैं मैंने वो पढ़ी। तो उनसे ही, बल्कि उर्दू में जितनी रुचि हुई वो उनसे ही हुई मुझे। उन्होंने नाम लिए मीर के, तो मैंने मीर की किताब मंगा के पढ़ ली। उन्होंने गालिब का नाम लिया तो गालिब की किताब मंगा के पढ़ ली। तो ऐसे ही, जरूरी नहीं है कि मैं खाली किताबी कीड़ा ही था, मैं सोशल मीडिया पर भी, क्योंकि कहीं भी आप अगर अच्छे लोगों से जुड़े रहेंगे तो वो आप पे एक इम्पैक्ट बनाता है। तो वहां भी मैं अच्छे लोगों से जुड़ने की कोशिश किया। जब अपना फेसबुक पर मेरा खुद का अकाउंट नहीं था, मैंने 2019 में अकाउंट बनाया, तो उसके पहले अपने मम्मी के अकाउंट से ही ढूंढ के कुछ अच्छे लोगों को पढ़ता था। तो वहां से भी कुछ चीजें सीखने में आई। बहुत बढ़िया। तो देखो, मैं जो अब पूछ रही हूँ उसमें शायद एक ही सवाल में 2 सवाल हैं। एक तो ये कि तुम्हारी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है और परिवार से मिले सहयोग और उन्होंने जो स्पेस तुम्हें दिया उसके बारे में तो हम लोगों को बताओ ही। लेकिन एक बात और कि तुम्हारी ये जो सफलता है या सक्रियता है, उसको लेकर के बहुत सारे लोगों के अलग-अलग विचार होंगे। हो सकता है सकारात्मक हो सकता है कुछ नकारात्मक हो। तो इस सब को लेकर तुम जो भी सोचते हो या परिवार वाले जो भी सोचते हैं, वो अपनी क्या राय देते हैं और किस तरीके से तुम्हें सहयोग करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। परिवार में तो मेरा परिवार शुरू से ही मतलब पढ़ाई की चीजों को बढ़ावा देने वाला है। मेरे दादाजी भी कुछ कविताएं लिखते हैं, कुछ क्या बहुत अच्छी, मुझसे तो बहुत अच्छी कविताएं वो लिखते हैं। तो वो चीजें भी जो है कि एक असर डालती हैं आपके ऊपर। पिताजी भी लिखते हैं, पहले टाइम्स ऑफ इंडिया में भी थे। तो वो चीजें जो है कि अभी शिक्षक हैं अंग्रेजी के, तो वो जब एक माहौल आपको मिलता है पढ़ने लिखने का, तो वो बढ़ावा भी देते हैं। और जो मैं करता हूँ, चाहे मैं गांधी को पढ़ता हूँ
तो खुश होते हैं, मतलब खुश होते हैं कि वो और भी बल्कि किताबें ला के देते हैं कि ये भी पढ़ो। और सकारात्मक और नकारात्मक तो बिल्कुल ही प्रभाव पड़े। जब मेरा भाषण हुआ तो बहुत तारीफें भी मिली और उसी अनुपात में गालियां भी मिली, या गालियां ना कह के कहा जाए कि एक आलोचना मिली कि गांधी जो नहीं है है। अब रेलिवेंट नहीं है, गांधी पर बात करने की अब जरूरत नहीं है, अहिंसा अब तो वो दौर ही खत्म हो गया कि आप किसी को एक थप्पड़ बिल्कुल। मारें और जो है कि वो दूसरा गाल कभी नहीं सामने करेगा, वो उल्टा एक झपड़ मारेगा आपको। तो ऐसी आलोचनाएं भी बहुत हुई। तो मैंने उनके जवाब भी ढूंढने शुरू किए कि ये तो सही है कि मैंने एक भाषण दे दिया, वो वायरल हो गया, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब कोई मुझसे ये सवाल पूछेगा तो मैं उसका जवाब कैसे दूंगा। तो उसको लेकर भाषण देने के बाद मेरी जिम्मेदारी और बढ़ गई कि मुझे अब यहीं तक रुकना नहीं है, मुझे अब गांधी को और पढ़ना है, ताकि जब मेरी इन चीजों को लेकर आलोचना हो तब भी मैं इस अपना जवाब बिल्कुल। दे सकूं। और आलोचना तो बल्कि यहाँ तक हुई कि मैंने जब गांधी पर भाषण दिया तो उसी के कुछ महीने बाद डॉक्टर लोहिया की जयंती थी या पुण्यतिथि थी, तो उस पर भी मैंने अपने स्कूल में भाषण दिया। और स्कूल के ही एक टीचर ने बाद में मुझसे कहा कि ये स्कूल है, यहाँ जो है कि राजनीति की कोई चीज नहीं है कि यहाँ आप कभी गांधी पर भाषण दे रहे हैं, कभी लोहिया पर। तो ऐसी आलोचनाएं तो स्कूल में भी हुई। स्कूल भी लेकिन वहाँ कई ऐसे भी शिक्षक थे जिन्होंने इसको टैकल किया कि क्यों, बच्चों को तो बिल्कुल जरूरत है, वो जैसे अपनी किताब पढ़ रहे हैं वैसे ही राजनेताओं के भी बारे में जाने, चाहे वो गांधी हो, नेहरू हो, डॉक्टर लोहिया हो। तो आलोचनाएं बिल्कुल मिली और प्रसन्न भी हुए लोग, तारीफें भी मिली। और घर पे सभी लोग हमेशा हमेशा खुश रहे, पिता हो, मम्मी हो, सब लोग बढ़ावा देते हैं, दादा दादी सारे लोग इन चीजों को बढ़ावा देते हैं। तो घर पर हमेशा एक माहौल जो है कि मिला कि और पढ़ो और सीखो और बोलो लिखो। तो घर पर हमेशा अच्छा माहौल रहा, लेकिन आलोचनाएं भी हुई, स्कूल में हुई, फेसबुक वगैरह पर अभी भी कुछ कुछ लिखता हूँ या बोलता हूँ, अभी भी मैं उन चीजों को जारी रखता हूँ, तो वहां पे भी अभी भी आलोचनाएं बिल्कुल मिलती हैं। तो उनसे भी मैं सीखता हूँ, क्यों बाद में जैसे कई लोग ये भी बोले कि गांधी पर तो खूब बोलते हो, बाबा साहब अम्बेडकर पे क्यों नहीं। तो मैंने अभी अम्बेडकर जयंती पर एक बड़ा लेख लिखा, तो उसको भी लोगों ने पढ़ा तो फिर तारीफ की कि नहीं अच्छा है। तो सीखते रहता हूँ मैं, सीखते रहने की कोशिश करता हूँ, और उसको जो सीखता हूँ तो उसको बताने की भी कोशिश करता हूँ, सिर्फ खुद तक ही सीमित रखने की नहीं। तो आयुष, तुमको कभी लोगों की बातें सुन के कभी ऐसा नहीं लगा कि मतलब मुझे ये सब बंद कर देना चाहिए, या डर लगा हो, या फिर हो सकता है तुम्हारे भविष्य की योजनाएं तुमको विफल होती नजर आती हो, या तुम्हारा मन बहुत भटकता हो, तो इस सब को तुमने कैसे नियंत्रित किया? नियंत्रित यही किया कि जैसे जब हम पढ़ाई को और इन चीजों को साथ साथ लेकर चलेंगे, मैं 2 घंटे पढ़ाई करता हूँ तो आधे 1 घंटे फेसबुक भी देखता हूँ। मैं ऐसा बिल्कुल बहुत सीरियस या बहुत पढ़ाकू किस्म का बिल्कुल नहीं हूँ कि मैं खाली किताब में घुसा रहूं और फोन चलाऊं ही ना, छोड़ दूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं वो चीजें भी करता हूँ। तो इनमें एक तालमेल बिठा के चलने की कोशिश करता हूँ। वो और हमेशा मतलब कोशिश करता हूँ कि जो पढ़ रहा हूँ उनको बताने की भी कोशिश करूँ। मैं सवाल ध्यान से मेरे उतर रहा है कि मेरा सवाल असल अगला में था सवाल क्या। यही था, जो तुम बोल रहे हो वो वही था, मैं उस पे ही आती हूँ कि देखो, जैसा मुझे तुमने बताया था, अभी शायद तुम्हारी परीक्षाएं चल रही हैं और तुमने हमसे बात करने का समय निकाला, तो कुछ अपने समय संयोजन और भविष्य की योजनाओं के बारे में भी बताओ, है ना? बिल्कुल और जो बिल्कुल मेरा बिल्कुल। ये मेरी जो इच्छा थी वो ये जानने की थी कि ये इतनी चुनौतियों के बीच तुम कैसे टैकल करते हो, या अपनी भावनाओं को, या हो सकता हम्म। है डर लगता हो, कभी निराशा आती है, तो उसको कैसे नियंत्रित करते हो? नहीं, और हाँ, दूसरा समय संयोजन, ये दोनों ही बारे में मतलब मैं जानना बिल्कुल चाहती हूँ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। डर तो एज इन कभी नहीं लगा, मतलब ये लगा कि हाँ, जैसे कि मैं उस भाषण के बाद भी या उससे पहले भी, उस भाषण से पहले भी मैं सोशल मीडिया पर थोड़ा एक्टिव था, तो मैं चीजें लिखता था, बोलता उस समय नहीं था, मतलब बोलता स्कूल में था लेकिन उसके वीडियोस कभी नहीं कहीं डालता था। तो लिख कर ही अभिव्यक्ति अपनी जो है कि जाहिर करता था, या उसके बाद भी तो ये एक आशंका हमेशा रहती थी कि जो मैं लिख रहा हूँ जरूर इस पर कुछ लोग इसकी आलोचना करेंगे, भद्दी आलोचना करेंगे, और वो हुई भी। तो डर तो कभी नहीं लगा, लेकिन एक हमेशा जो नर्वसनेस टाइप की रहती है, कुछ भी पोस्ट करने से पहले एक नर्वसनेस रहे कि इस पर हो सकता है कि किसी की गलत प्रतिक्रिया भी कैसी आए, प्रतिक्रिया है? वो हमेशा, हाँ, वो हमेशा रहता है। लेकिन डर कभी नहीं लगा। डर इसलिए भी नहीं लगा कि एक गांधी से ही सीखा एक तो कि डर
डर जो है कि डर सबसे खराब चीज है। वो नेहरू भी लिखते हैं कि देयर इज नो सच थिंग एज बैड एज फियर, कि डर से ज्यादा बुरी कोई चीज नहीं है। तो ये चीजें सिखाती हैं कि डरना कभी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अहिंसा का पहला जो है कि मूल सिद्धांत ही यही है कि आपको डरना नहीं है, मारना भी नहीं है किसी को, और खुद भी जो है कि पीछे भी नहीं हटना है। तो इन चीजों से हमेशा जो है कि एक प्रेरणा मिली कि डरना कभी नहीं है, लेकिन आलोचनाओं से हमेशा एक नर्वसनेस रहती है या एक एंजाइटी रहती है, बल्कि बेचैनी रहती है कि हो सकता है कि कुछ गलत प्रतिक्रिया आए। और समय नियंत्रण या समय संयोजन की जो बात है, तो वो मतलब पहले भी मैं जब फेसबुक पर या ऐसे नहीं भी था, तब भी मैं स्कूल से अलग भी जो किताबें स्कूल के सिलेबस से अलग भी चीजें पढ़ता था। तो उसके लिए भी मैंने एक समय बनाया हुआ था। मतलब स्कूल में क्लासेस, अब तो क्लासेस पूरी ऑनलाइन ही हो गई, बल्कि अब ऑनलाइन भी नहीं होती क्योंकि एग्जाम होने वाले हैं। तो पहले जब स्कूल खुले हुए थे, तब भी यही करता था कि स्कूल से आके कुछ देर स्कूल की किताबें पढ़ता था, और हमेशा मैं रोज जो है कि बल्कि स्कूल की किताबों से ज्यादा ही कभी कभी मैं बाहर की किताबें, नॉवेल्स हों या किसी की आत्मकथा हो, और ये आपको बाधित भी करती है। कई बार जब आपको एक चस्का लग जाता है स्कूल के अलावा किताबें पढ़ने का, तो फिर आपको स्कूल की किताबें पढ़ने का मन बिल्कुल नहीं करता, ये हमेशा होता है। तो उसको मेरे साथ भी हुआ, बल्कि अभी भी होता है। मैं एक किताब कोई अच्छी सी नॉवेल ढूंढ लूंगा तो वो मन यही करेगा कि पहले इसको खत्म करते हैं, स्कूल का सिलेबस देखा जाएगा बाद में। वो हमेशा होता है, लेकिन फिर भी जो है कि अपने स्तर से अपनी जितनी भी हिम्मत होती है उतना कोशिश बिल्कुल करता हूँ कि दोनों को साथ लेके चलूं, चाहे स्कूल का सिलेबस हो या फिर स्कूल से अलग जो मैं पाठ्यक्रमेतर कुछ पढ़ रहा हूँ, उन चीजों को बराबर लेके चलने की। और बल्कि ऐसा ही नहीं, स्कूल में भी मैं कभी कभी कोई भी किताब लेके, ऐसे दुष्यंत कुमार की जब शुरू में पढ़ता था, तो स्कूल में भी स्कूल से अलग किताबें पढ़ के लेते जाता था बैग में भर के। और जब कोई फ्री पीरियड होता था, जीरो पीरियड लास्ट में एक होता था कि जिसमें टीचर्स खाली बैठे रहते थे और हमें अपने से कुछ भी करना रहता था, तो उसमें कोई लड़का जो है कि चार लड़के मिलकर राजा मंत्री चोर सिपाही नाम का खेल खेलते थे, कोई कुछ ऐसे हाँ, करता ये था, तो मैं बहुत वहीं आम पे, है। हाँ, तो वो खेल मैं भी खेलता था। लेकिन अगर समय मिलता था तो जो किताब ले जाता था अलग से, वो भी खोल के थोड़ी देर पढ़ लेता था। तो ऐसे ही स्कूल में सिलेबस से अलग किताबें पढ़ के और घर में सिलेबस की किताबें पढ़ के, दोनों मिला जुला के मैंने सामंजस्य बिठाने की कोशिश की, और वो अभी भी करता हूँ। अभी भी ऑनलाइन क्लास अब तो बंद हो गई, लेकिन अभी भी जो है कि स्कूल की किताबें भी और अभी बाहर भी उसके, अभी भी मैं अभी कल ही स्कूल का एक चैप्टर खत्म किया, तो उसके बाद फिर मन किया तो एक एनिमल फार्म नाम की नॉवेल है जॉर्ज जॉर्ज ऑरवेल की। ऑरवेल की, हाँ, तो वो मैंने पढ़ दी। मतलब एक बार तुमने पढ़ता तो हूँ तो फिर मन कमाल करता। कर दिया ये हम लोगों को। तुम्हें पता है ये पीजी के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है जॉर्ज ऑरवेल। मैंने अपने अच्छा पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है, और जो तुमने अभी अच्छा। पढ़ लिया है, तो मतलब तुम तो आगे जाके कमाल करने वाले हो, ये हम लोग सब महसूस कर अरे रहे हैं। नहीं, वो किताब, उस किताब के बारे में मैंने बड़ा सुना हुआ था कि जो रशिया में या सोवियत यूनियन में स्टालिन थे, ट्रॉट्स्की थे, लेनिन, तो इन लोगों के बारे में कि जो बाद में जिस सपने को लेकर समाजवादी सिस्टम वहां लाया गया था, वो बाद में एक तानाशाही सिस्टम में बदल गया। तो उन चीजों को लेकर ये एक व्यंग्य है। तो वो मैं पढ़ा, बहुत सुना था, और कल पढ़ के खत्म किया, बहुत अच्छी लगी मुझे बिल्कुल। तो आयुष, तुम जैसा मैंने तुम्हारा जो एक संक्षिप्त परिचय पढ़ा, उसमें तुमने कहीं ये लिखा है कि तुम सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हो। तो मुझे लगता है कि ये सब जो तुम एक्स्ट्रा जो तुम्हारा जो पढ़ाई चल रही है, पढ़ाई से अपने इतर या पाठ्यक्रम से जी जी इतर, बिल्कुल। ये कल को तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी या अभी हो रही होगी। तो मुझे ये बताओ कि घर में माता पिता या बाकी कभी दोस्त लोग तुम्हें टोकते नहीं या बोलते नहीं है कि नहीं ये क्या तुम अपना पाठ्यक्रम छोड़ के ये सब में लगे रहते हो? कभी इस तरह का कोई दबाव महसूस नहीं किया? दबाव तो कभी नहीं महसूस किया, बल्कि घर में तो कभी ही नहीं किया। घर में बल्कि यहाँ इतना सुनने में आता है कि मतलब स्कूल के अलावा जब किताबें कुछ पढ़ता हूँ और जब लगातार वही चीजें पढ़ने लगता हूँ, तो फिर कभी कभी पापा या मम्मी बोलते हैं कि अब स्कूल का भी कुछ पढ़ लो, कब तक यही किताब पढ़ोगे। तो वो चीजें हमेशा आती हैं, लेकिन दबाव नहीं, दबाव एज इन सच ये नहीं कि नहीं इस किताब को बिल्कुल अब छोड़ो और स्कूल का पढ़ो। वो तभी होता है जबकि एग्जाम एक हफ्ते बाकी हो, तब बोला जाता है कि अब वो सब छोड़ो और सिर्फ स्कूल का पढ़ो, तब ये दबाव आता है, लेकिन उससे पहले नहीं। और दोस्तों, मुझे बल्कि खुशनसीबी ही है कि दोस्त मुझे अच्छे मिल गए। दोस्त भी ऐसे ही हैं जो मेरी ही तरह स्कूल से अलग भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहते हैं। तो उनसे भी, बल्कि एक दोस्त है मेरा जो मुझसे ज्यादा किताबें शायद पढ़ता होगा,
और तो उनसे भी एक प्रेरणा मिलती है। तो दोस्त मुझे अच्छे मिल गए हैं, बल्कि 10वीं से पहले नहीं भी मिले थे, क्योंकि जब 11वीं में गया तो तब अच्छे दोस्त मिल गए। तो उनकी भी सोहबत में रह के कुछ सीखा, कुछ उनको बताया, अपनी किताबें दी उन्हें पढ़ने को, उनसे किताबें ली खुद पढ़ने को। तो दबाव कभी नहीं रहा, दबाव दोस्तों से बिल्कुल नहीं रहा। घर पर भी बस यही रहा कि जब अब जैसे परीक्षा अब तो टल गई है, मतलब 4 मई से होने वाली थी, लेकिन अब ये कोरोना वगैरह के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं यहाँ, तो अब 1 जून को पता चलेगा कि अगली तारीख कब आएगी। तो तब तक तो खाली ही ये हूँ, तब परीक्षा तक की शुरुआत ही नहीं हुई तुम्हारी अभी, या कि अभी टल ही गई है, हुई ही नहीं है? अब बिल्कुल बिल्कुल टल गई। 15 अच्छा। अप्रैल के आसपास पता चला, 14-15 अप्रैल के पास, कि जैसे पहले तो दिसंबर में ही पता चल गया था, दिसंबर लास्ट में, कि 4 मई से स्टार्ट होगा एग्जाम। लेकिन बाद में फिर जब ये केसेस लगातार इधर अप्रैल में अचानक से बहुत बढ़ने लगे, तो फिर इसको कैंसिल किया गया। तो अब 10th के एग्जाम्स तो बल्कि कैंसिल हो गए हैं, 10th के जो बोर्ड एग्जाम्स थे वो अब नहीं होंगे, और हम लोगों का पोस्टपोन हुआ है, और 1 जून को पता चलेगा कि अब नई तारीख क्या होगी एग्जाम की। तो तब तक अभी 1 अच्छा महीने हैं उस चीज को। आयुष, तुम ये बताओ कि अभी मैंने तुम्हारे बहुत सारे वीडियोस भी देखे, तो तुम मुझे एक मॉडरेटर, एक सामाजिक और राजनीतिक चिंतक की तरह भी लिखते हो, जो जैसे तुमने जो अभी कुछ आर्टिकल लिखे हैं, तो जिसमें तुमने अंबेडकर के बारे में भी बात की, गांधीवाद के बारे में भी बात की। तो कभी तुमको ऐसा लगा कि इतने सारे चिंतकों और राजनीतिज्ञों को पढ़ने के बाद तुम किसी एक विचारधारा की तरफ तुम झुक रहे हो, या तुम्हारी अभी तक कोई विचारधारा डेवलप हो पाई है? तुम अपने आप को क्या मानते हो? किसी विचारधारा से प्रेरित मानते हो या नहीं? बिल्कुल। अ, सबसे पहली चीज तो ये कि हम जिसे शुरुआत में पढ़ते हैं वो हमेशा हमारे ऊपर एक गहरा असर छोड़ता है। तो जब चाहे वो राजनेताओं की बात हो या कवियों की बात हो, तो जब कवियों में मैंने शुरुआत दुष्यंत कुमार से की, तो अगर मुझसे पूछा जाए कि तुम कवियों में सबसे ज्यादा किसको मानते हो, तो मैं शायद अभी भी उनका ही नाम लूंगा, क्योंकि उनकी लिखी चीजें मेरे जबान पर आ चुकी हैं, मैं उसे तुरंत बता सकता हूँ। और अगर राजनेताओं की बात की जाए, जो राजनीति से जुड़ी चीजें हैं, जुड़ी हुई लिखी हुई चीजें हैं, तो उस पर मुझे गांधी हमेशा लगते हैं, कि गांधी मुझे प्रेरित करते हैं, क्योंकि मैंने इन चीजों के बारे में शुरुआत जब पढ़ना शुरू की, तो शुरुआत गांधी से ही की। तो अगर किसी विचार के करीब मैं खुद को मानता हूँ, पहली बात तो मैं खुद को बांधना कभी नहीं चाहता कि मैं अंबेडकर की किताब पढ़ रहा हूँ तो अम्बेडकराइट हो जाऊं, गांधी की किताब पढ़ रहा हूँ गांधीयन हो जाऊं, कार्ल मार्क्स की किताब पढ़ रहा हूँ मार्क्सिस्ट हो जाऊं। ऐसा फिलहाल तो कुछ ऐसा है नहीं। लेकिन गांधी को चूंकि ज्यादा पढ़ा है, जैसे रामधारी सिंह दिनकर की एक लाइन है कि अच्छे लगते मार्क्स किंतु अधिक प्रेम है गांधी से, कि कार्ल मार्क्स भी अच्छे लगते हैं लेकिन अधिक प्रेम गांधी से है। तो वही मेरे साथ भी है कि मैंने पढ़ा कार्ल मार्क्स को भी है, जितना पढ़ सका हूँ। पढ़ने की कोशिश मैंने भगत सिंह को भी की है, जितना पढ़ सका हूँ। उनकी जेल डायरी पढ़ी है, उनके बारे में चमन लाल, प्रोफेसर चमन लाल और डॉक्टर जगमोहन सिंह की किताब है, उनके और उनके साथियों के जो दस्तावेज हैं उनके विषय में। तो पढ़ा मैंने उन लोगों को भी है, लेकिन जो प्रेम होता है, जो स्नेह होता है, या जिस विचार से खुद को अधिक आप जोड़ पाते हैं, तो वो विचार में गांधी को ही अभी तक, अगर कोई मुझसे पूछे कि नहीं जबरदस्ती अब तुम बताओ ही कि कौन से वादी हो तुम, तो मैं गांधीवादी बोल दूंगा। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। और जैसा तुम्हारे वीडियोस हमने देखे हैं और जितनी बेबाकी से तुमने गांधी के बारे में बात की है, और कुछ एक दो जो मिसकंसेप्शन है, खास तौर पे जो युवा पीढ़ी के मिसकंसेप्शन है गांधी को लेके, जी उसका बिल्कुल। जो तुमने पटाक्षेप किया है, उसको जिस तरीके से तुमने लॉजिकली समझाया है, वो एक बार हम लोगों को भी यहाँ पर बताओ। सबसे पहले जो एक इतिहास का एक फैब्रिकेशन होता है, या क्योंकि आजादी के अब 70 साल से ऊपर हो चुके, तो ये तय है कि इतिहास को उल्टा करके बताना भी शुरू हो जाएगा इन 70 सालों में। तो हमने क्या सीखा, या आज मुझे लगता है कि अगर हम एक स्कूल में जाएं और 10वीं क्लास के 100 बच्चों को लें और 100 से पूछें कि गांधी ने अच्छा किया या गलत, तो मुझे अभी भी इतना तय है कि 85 बच्चे या 90 बच्चे ये कहेंगे कि गांधी जो है कि गलत किया, गांधी ने, गांधी बंटवारे के जिम्मेदार उन्हें बिल्कुल, बताया बिल्कुल। जाएगा, गांधी को मुस्लिम परस्त बताया जाएगा कि वो मुस्लिमों को ज्यादा मानते थे। जबकि उन्हें ये नहीं बताया जाएगा कि जब बंटवारा हुआ तो गांधी सबसे पहले नोआखली में गए और नोआखली में मुस्लिम मार रहे थे हिंदुओं को, और वो हिंदुओं को बचाने के लिए गए, और बिहार में मुस्लिमों को बचाने के लिए गए। गांधी हमेशा
अल्पसंख्यकों के साथ थे, कि जहां मुस्लिम अल्पसंख्यक है वो कहते थे कि मैं भारत में हूँ तो मैं मुसलमानों का साथ दूंगा, और पाकिस्तान जाऊंगा तो वहां हिंदुओं का साथ दूंगा। जो भी शोषित है, जिसके ऊपर अन्याय हो रहा है, गांधी हमेशा उसके पक्ष में खड़े होते थे। तो एक चीज जो गांधी को बंटवारे का जिम्मेदार मानने की बात है, इसको मैं बताना चाहूंगा कि ये बहुत मिसकंसेप्शन फैला हुआ है कि हमेशा माना जाता है कि जिन्ना ने तो जो गलती की ही, लेकिन गांधी ने जो है कि बंटवारा करने की पूरी कोशिश की, जबकि सच्चाई कुछ और विलेन की है। तरह देखा जाता है बिल्कुल गांधी पूरी तरह से पाकिस्तान में भी लोग विलेन की तरह से देखते हैं, और हिंदुस्तान में भी आधी आबादी तो लगभग देखने लगी है विलेन की तरह ही। और इसकी जो असली बात यह है कि जिन्ना जब दो राष्ट्र का सिद्धांत दे रहे थे कि हिंदू और मुस्लिम जो है कि मुस्लिम बाहुल्य जो इलाका है उसको हम जोड़ते हैं कि ये पाकिस्तान हो जाए और जो बाकी का है वो हिंदुस्तान रहे, और इसका समर्थन जो है वो उस समय हिंदू महासभा के विनायक दामोदर सावरकर ने भी किया था। उन्होंने भी कहा कि ये बात बिल्कुल सच है कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग राष्ट्र ही होंगे, और बल्कि सिंध और मुझे याद नहीं आ रहा बंगाल में, सिंध और बंगाल में हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की साथ में सरकारें चली, और दोनों के अलग विचार थे। दोनों के अलग विचार इस मामले में अलग थे कि एक मुस्लिम पक्ष का था, एक हिंदू पक्ष का था, और इस मामले पर दोनों एक थे कि दो राष्ट्र होने चाहिए। तो बंटवारे के जो है कि सूत्रधार तो यही दोनों लोग थे, यही दो संस्थाएं थी, लेकिन बंटवारे को बल्कि रोकने की कोशिश अपने मरते दम तक गांधी ने की। और गांधी अपने हत्या से पहले गांधी कहते थे कि मैं पाकिस्तान भी जाऊंगा और अभी भी वहां के लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि वापिस से मिल जाएं। तो गांधी हो चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, बल्कि हम अगर किताबें नहीं पढ़ते हैं तो हम कुछ फिल्में ही देख लें। गांधी पर रिचर्ड एटनबरो की एक फिल्म बहुत अच्छी बनी हुई है, गांधी नाम से ही, और उसमें जो है कि सीधे तौर पर दिखाया गया है कि गांधी नेहरू को मना लेते हैं कि तुम प्रधानमंत्री मत बनो, जिन्ना को प्रधानमंत्री बनने दो। जा रही थी तो मैंने इसको डिस्कनेक्ट किया है। हाँ बोलिए बोलिए आयुष, आप अपनी बात कीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वही जैसे गांधी ने पूरी तरह से मनाने की कोशिश की कि बंटवारा रुक जाए, और जब 15 अगस्त को हम आजाद हुए तो चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, सरदार पटेल हो, ये लोग दिल्ली में जश्न मन रहा था कि अब हम आजाद हो गए, लेकिन गांधी नोआखली में थे, गांधी बंगाल में थे, और गांधी दंगों को रोक रहे थे। तो आज जब हम गांधी को बंटवारे का जिम्मेदार समझते हैं तो हमें ये पूरी तरह से सोचना चाहिए कि गांधी ने बंटवारे को रोकने की पूरी कोशिश की थी, और गांधी और उस समय के जितने और नेता थे उनमें दुश्मनी कराने की आज बहुत आदत लोगों में हो गई है। कि गांधी और सुभाष चंद्र बोस में जो है कि लोग बताते हैं, आज के आप जितने भी कम पढ़े लिखे लोगों से आप मिलेंगे तो वो आपको यही बताएंगे कि गांधी और सुभाष चंद्र बोस में दुश्मनी थी, गांधी और भगत सिंह में दुश्मनी थी, गांधी और अंबेडकर में दुश्मनी थी। दुश्मनी कभी नहीं थी, मतभेद था, और मतभेद और मनभेद दो अलग अलग चीजें होती हैं। हम ये भूल जाते हैं कि गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने ही राष्ट्रपिता कहा, अरे दिव्या जी जरा एक मिनट। और गांधी सुभाष चंद्र बोस को अपना बागी बेटा कहते थे, और आंदोलनकारियों के बीच का राजकुमार कहते थे। गांधी और अंबेडकर में भी अच्छे संबंध थे, मतभेद जरूर था, कुछ मुद्दों पर मतभेद था, बहुत से मुद्दों पर मतभेद था, लेकिन दुश्मनी कभी नहीं थी। अंबेडकर का जो पहला सत्याग्रह था, महार सत्याग्रह, गांधी ने उसका समर्थन किया, और यहाँ तक कहा जाता है कि उस सत्याग्रह के मंच पर अंबेडकर ने गांधी की प्रतिमा लगाई थी, फोटो लगाई थी, किसी और नेता की नहीं, सिर्फ गांधी की। तो इससे हमें सीखना है कि मतभेद हमेशा रहे लेकिन दुश्मनी कभी नहीं रही गांधी और अंबेडकर में, गांधी और सुभाष चंद्र बोस में, और गांधी और भगत सिंह में। भगत सिंह ने भी कीर्ति नाम की पत्रिका में गांधी की बहुत तारीफ की है, और नेहरू और भगत सिंह में भी बहुत जो है कि मतभेद कराने की कोशिश होती है। तो नेहरू भगत सिंह तो बल्कि ये कहते थे कि आज की युवा पीढ़ी को नेहरू और सुभाष चंद्र बोस से सीखना चाहिए। तो दुश्मनी बिल्कुल रही, हमेशा रही, दुश्मनी कभी नहीं रही, मतभेद हमेशा रहे, मतभेद हमेशा रहे, अंबेडकर और गांधी में रहे, भगत सिंह और गांधी में रहे, गांधी और नेहरू में भी रहे, गांधी और जवाहरलाल नेहरू में रहे, गांधी और राम मनोहर लोहिया में रहे, लेकिन दुश्मनी कभी नहीं रही। हमें ये चीज आज के लोगों को बताने की जरूरत है कि वो एक साझा सभ्यता थी जिसके चलते हम आजाद हुए,
उसमें दुश्मनी की कोई भी गुंजाइश नहीं थी, और दुश्मनी के चलते या मनमुटाव के चलते हम कभी आजाद नहीं होते। सब साथ थे, सबके रास्ते भले अलग अलग थे, लेकिन उनका जो ध्येय था, जो गंतव्य था, वो यही था कि हमें आजाद होना है, और उसको हमने पूरा भी किया। आयुष, तिथि थोड़ा सा उनसे संपर्क टूट गया है, तो मैं आपसे अगला प्रश्न कर लेता हूँ कि आपने जी जिस बिल्कुल। प्रकार से बताया कि शुरू से बचपन से आपने गांधी से पढ़ना शुरू किया, जब कवियों की बात आई तो आप दुष्यंत कुमार का आपने नाम लिया, तो किन लोगों ने को आप श्रेय देते हैं कि इन्होंने रिकमेंड किया ऐसे लोगों को कि आपकी शुरुआत ही इतनी सशक्त हुई चयन में, लेखकों के चयन में? जी। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने कभी चयन नहीं किया। मैं शुरुआत में मैंने कभी चयन नहीं किया। मैं बता रहा हूँ, घर का माहौल ऐसा था, बल्कि पिताजी ही ये किताबें मुझे दी है। दुष्यंत कुमार की जो साए में धूप उनकी किताब है, राजकमल प्रकाशन से छपी हुई, वो पापा ने ही मुझे ला के दी और मैंने उसे पढ़ा। सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो किताब है वो पापा ही पढ़ते थे, तो मैंने उनसे जो है कि पढ़ते थे, और पढ़ के उन्होंने छोड़ दी थी, रखी हुई थी, तो मैंने लेकर उसे पढ़ा। तो किसी ने सुझाया नहीं। घर के माहौल की वजह से मैं ये हमेशा श्रेय कभी भी दूंगा तो स्कूल को बिल्कुल दूंगा कि उसने स्कूल का सिलेबस मेरा बेहतर किया। और जब बाकी पढ़ने की बात आएगी तो मैं अपने घर के माहौल को श्रेय दूंगा, क्योंकि माहौल आपका जैसा रहता है आप वैसे ही बन जाते हैं। व्हाट यू थिंक व्हाट यू दैट यू बिकम। तो वो चीज हुई मेरे साथ कि माहौल एक ऐसा मिला कि जिसमें दुष्यंत कुमार की किताबें पापा ने ही ला के दी, गांधी की किताबें पापा ने ही ला के दी। फिर जब मैंने वो किताबें पढ़ी तो मुझे और किताबें पढ़ने का मन हुआ, तो फिर मैंने उनसे कह के बाकी किताबें भी मंगाई, या खुद से भी ढूंढता था। स्कूल की लाइब्रेरी में कोई मिल जाती थी तो लेके आ जाता था। एक किताब मैंने स्कूल की लाइब्रेरी में, क्योंकि ऐसा होता था 10वीं से पहले जिस स्कूल में था कि वहाँ 2 दिन तक एक किताब आप 2 दिन तक बस घर ले जा सकते हैं, और तीसरा दिन हुआ तो आपको पर डे के हिसाब से 10 रुपए जो है कि फाइन देना होगा। खाली 2 दिन किताब आप घर ले आ सकते थे। तो उस किताब को मैं ले आया और बहुत अच्छी लगी तो मैंने उसका फोटो स्टेट करा लिया। तो ऐसे करके भी मैं पढ़ता था, बल्कि जो छोटी छोटी बुकलेट्स रहती थी 10-15 पेज की, तो उसको ले आता था लाइब्रेरी से और अपनी किसी रफ कॉपी पर पूरा छाप देता था उस किताब को। 10 पन्ने की थी तो उतनी दिक्कत थी नहीं, एक दिन में छप जाती थी। तो वो छाप के और फिर स्कूल की लाइब्रेरी में उसे लौटा के और अपनी कॉपी पे लिखता था, तो उसी को जो है कि बाद में पढ़ लेता था। तो घर के माहौल से और स्कूल की लाइब्रेरी से, स्कूल के सिलेबस की चीजें और उसके बाहर से जो पढ़ता हूँ वो सारी जो चयन हुए मेरे वहीं से हुए। और उसके बाद जब दुष्यंत कुमार की ही जैसे साए में धूप पढ़ी तो उन्होंने उसकी प्रस्तावना में गालिब का बात किया है, गालिब की बात की है, और कहा है कि मैं गालिब जैसा अच्छा तो नहीं लिख सकता, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि गालिब का जो दुख था उससे कहीं कम मेरा दुख है। तो मैं लिख भले अच्छा नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरा दुख उतना ही है जितना गालिब का था। तो मैंने ये पढ़ा तो गालिब का नाम पता चला कि अच्छा गालिब भी है। मैंने ऐसे तो बहुत पढ़ा था गालिब के नाम पर, बहुत उल्टे सीधे जो गालिब ने कभी लिखा भी नहीं वो भी शेर आज गालिब के नाम से चलाए जाते हैं। जैसे हाथों की लकीरों पर मच जाए गालिब, भविष्य उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। तो ये चीजें गालिब ने नहीं लिखी हैं, लेकिन उनके नाम से जो फेमस हो जाता है उसके नाम से बहुत चीजें चलने लगती हैं। जॉन एलिया हो, गालिब हो, इनके नाम से जो उन्होंने नहीं भी लिखा वो भी गालिब का बता के चलाया जाता है। तो ये नाम भी वहीं से पता चले, जो उनके बारे में गलत चीजें थी उनसे उनके नाम पता चले तो उनसे भी पढ़ा। तो ऐसे ही कुछ कुछ चयन होता गया। फिर सोशल मीडिया पर आया तो वहां कई नए नाम मिलते गए, लोगों ने सुझाया, खुद लिखते थे उनके बारे में, उनके आर्टिकल्स मिलने लगे। तो वहां से कुछ आर्टिकल्स पढ़ा तो उनकी किताबें भी मांगने लगा किसी और लेखक की। तो ऐसे ही करके मतलब कोई एज सच कोई सुझाया नहीं कि नहीं इस लेखक को पढ़ो। घर के माहौल पे ही डिपेंड करता था कि जो चीजें मिल गई वो पढ़ा, और उससे जो सीखा तो उसमें जो नाम आए वो फिर मंगा के और ऐसे करके पढ़ लिया। यही था। तो आयुष, मैं तुमसे पूछना चाहूंगी, एक तो किसी शायर ने कहा है, किसी अज्ञात शायर ने, मुझे नाम नहीं पता, कि उम्र भर पढ़िए, उम्र भर लिखिए, हर जमाना एक किताब जैसा है। तो मुझे तुम भी इसी बिल्कुल। परिपाटी पर चलते नजर आते हो। तो पहली बात तो ये कि शायद मेरा ऑडियो अभी डिस्कनेक्ट हो गया था, तो जी अगर तुमने अभी तक अपनी कोई रचना नहीं सुनाई है तो हम लोग को सुनाओ, कम से कम एक वानगी तो देखने को मिले हमें। अच्छा, तो मैं खुद को एक मैं पहले सुनाने से पहले ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं अभी खुद को कवि मानता ही नहीं हूँ।
क्योंकि मैंने अपनी सबसे अच्छी कविता अभी तक नहीं लिखी है। मैंने जितनी भी चीजें लिखी हैं वो मुझे, बल्कि मैं ये कोई बघार नहीं रहा हूँ कि नहीं मैं बड़ा जो है कि सीरियस हूँ कि मैं लिख दिया और फिर बोल रहा हूँ कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैंने अपनी सबसे अच्छी कविता अभी तक बिल्कुल नहीं लिखी है कभी, लेकिन जो लिखा है उसमें से कुछ जरूर सुनाना चाहूंगा। जैसे एक बिल्कुल। कविता मैंने लिखी जो सुनाता हूँ कि मैं आरी से सूरज काट दूंगा ताकि दे सकूं गटर में उतरने वाले आदमी को उसके हिस्से की रोशनी। मैं चांद को जोत दूंगा ताकि वो किसान भी अपनी फसल उगा सके जिसे पृथ्वी ने जमीन नहीं दी। मैं आसमान की दाल पकाकर लगाऊंगा तारों का छौंक ताकि उसे परोस सकूं अपनी माँ की थाली में जिसने मुझे पहली रोटी खिलाई थी। वाह तो वाह। ऐसे ही कुछ मैं छंद मुक्त कविताएं लिखता हूँ, अतुकांत कविताएं लिखता हूँ। एक और कविता है जैसे जो बहुत पहले ही लिखी थी कि जो प्रेम और जातियों पर, कि अक्सर ऐसा होता है कि प्रेम जो होता है वो दो जातियों के चलते खत्म हो जाता है, दोनों की अलग अलग जातियों में शादी हो जाती है सिंपली। तो इस पर एक कविता थी कि बहुत सी प्रेम कहानियां मर जाती हैं जातियों के तले दबकर, जातियां हंसती हैं खिलखिला कर हंसती हैं, चिल्लाती हैं लो मैंने तुम्हें मार दिया। और प्रेम अपनी आखिरी सांस तक एक फीके जोश के साथ कहता है जातियों एक दिन उठूंगा मैं और दबा दूंगा गहरा बहुत गहरा। प्रेम और जाति के इस अंतर्द्वंद्व में दो प्रेमी भी होते हैं जिनकी शादियां हो जाती हैं अपनी अपनी जातियों में। ये अक्सर होता है कि जो प्रेम करने वाले होते हैं अलग जाति के होते हैं, और जातिवाद, धर्म, धार्मिक जो भेदभाव है वो हमारे देश में ही नहीं लगभग हर देश में अलग अलग तरह के नस्ल भेद हैं, जातिवाद है। तो इनके चलते जो प्रेम है वो हमेशा उसकी सूली ही चढ़ती है। तो इसको लेके ये कविता थी। तो ऐसे ही कुछ कुछ चीजें मैं लिखता हूँ। एक और कविता जो तुम्हारी, जो मैंने सुनी थी, मुझे काफी अच्छी लगी थी, जो महिलाओं पर जो एक टिपिकल जो दृष्टिकोण होता है लोगों का, उसको लेकर जो उस पर तुमने एक सवाल खड़ा किया था, वो कविता भी सुना दो। अच्छा, जो छोटी सी एक कविता है कि कम पढ़ाना, सब्जी कटवाना, आटा गुंथवाना, चूल्हा जलवाना, घर में बिठाना, चुप रहना सिखाना, एक लड़की को औरत बनाने में हम सबका भरपूर योगदान है। कि यही वाह। चीजें करके हम एक हंसती खेलती लड़की को औरत बना देते हैं कि चलो आटा गूंथो, चलो पढ़ो कम, पढ़ाई छोड़ो और अब घर के काम करो, शादी कर देते हैं। तो इन चीजों से एक हंसती खेलती लड़की को हम औरत बना देते हैं। तो इस पर एक छोटी सी ये कविता थी। इस उम्र में इस तरह की संवेदनशीलता और परिपक्वता जो है वो बहुत ही विरले मिलती है आयुष, जो तुम्हारे अंदर है। अरे तो धन्यवाद। ये जो कविता के तुम्हारे विषय हैं, ये कुछ तुम बहुत सोच समझकर रखते हो, या कि एक भावनात्मक आवेग की तरह आ जाते हैं? नहीं, मैं तो यही मानता हूँ कि कविता हमेशा अचानक से ही आती है। मैंने ये जो एक आरी से सूरज काट देने वाली ऐसे कविता थी, तो वो मैं बल्कि ऐसे ही भैया के साथ, एक भैया हैं और उनके साथ गाड़ी पे जा रहा था और सूरज देखा, तो ऐसे ही एक थीम आती है दिमाग में, एक मेटाफर बनता है कि सूरज को काट देना, फिर उस पे वो कविता बन गई। तो कविता अचानक से ही आती है। आप कोट पैंट और जूता पहन के टेबल पे बैठे कि आज मैं कविता लिखूंगा, कभी नहीं लिख पाएंगे। वो अचानक से आती है कि जब आप चलते फिरते सोचते हैं, कुछ समझ में आता है, तब कविताएं होती हैं। तो हमेशा किसी भावनात्मक आवेग में ही वो चीजें आती हैं। ये तो मतलब हम लोगों के लिए भी सीखने वाली बात है, क्योंकि आज का समय जो है, बहुत सारे रचनाकार कविता में एक चमत्कार पैदा करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे शब्द और भावनाएं ऐसा लगता है कि वो स्वाभाविक नहीं है, ठूसी हुई है उसमें। तो वैसा मुझे अभी तक तुम्हारी 2-4 जो भी मैंने पढ़ी, उसमें मुझे कहीं नजर नहीं आया। तो इसके लिए तो मैं मतलब तुम्हें शुभकामनाएं देती हूँ कि तुमने मतलब इतना मतलब प्रोग्रेस कर लिया है, इस लेवल पर अपने आप को ले आए हो। और अब मैं पद्मेश जी से भी पूछती हूँ कि समय कितना है, तो उस हिसाब से मैं आगे कुछ बात करूं, या और भी लोग कुछ बात करना चाहते हो तो। है अभी 5 मिनट का समय आप ले सकती हैं, 5-10 मिनट। अच्छा, ठीक है। तो एक सवाल मेरा, जो युवा पीढ़ी है उसकी जो एक सक्रियता है आज के समय में, और उसकी जो एक टिपिकल सोच है, जैसे कि लोग, तुमने अपने एक आलेख में लिखा भी है कि आजकल जो बच्चे हैं वो पबजी है और दूसरे कई तरह के गेम्स खेलने में लगे रहते हैं, या पूरे समय स्मार्टफोन से चिपके रहते हैं। तो
एक हाँ, मतलब हमारा जो भारतीय समाज है खास तौर पे उसकी ये सोच है कि किताबी कीड़ा बनो, और किताबी कीड़ा कौन-सा बनो? जो सिर्फ़ अपने पाठ्यक्रम को और सिलेबस को हम्म, पढ़ता हो। बाकी और किसी तरह की किताबें पढ़ने से कोई मतलब नहीं। तो मुझे लगता है कि तुम्हारे जैसे एक युवा को अपनी राय देना या एक मशविरा देना, मुझे लगता है ऐसी युवा पीढ़ी के लिए ज़रूरी है कि आप प्राथमिक जो शिक्षा है उसके स्तर पे भी आप उतना ही अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं, और बाकी के सारे माध्यमों से भी आप बहुत कुछ अर्जित करके अपनी ज़िंदगी में उस रास्ते पे चल सकते हैं जो आपका उद्देश्य है। तो क्या क्या मशविरा बिल्कुल। है तुम्हारा? बिल्कुल, मशवरा तो यही है कि किताबी कीड़ा बनना कोई बुरी बात बिल्कुल नहीं है, लेकिन एक सीमित तौर की किताबों का कीड़ा बन जाना बहुत गलत है कि आप खुद को खुला नहीं रख रहे हैं, आप खाली वही किताबें पढ़ रहे हैं जो आपको एनसीईआरटी प्रेस्क्राइब कर रही है कि ये किताबें पढ़िए अपने स्कूल के सिलेबस में नंबर लाने के लिए अपनी परीक्षाओं में। उन किताबों का कीड़ा बनना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है, और ज़रूरी तब है जब आपको 100 में 100 नंबर लाने हों, वो भी बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ उन्हीं किताबों का कीड़ा नहीं, अपने को हमेशा खुला रखने की ज़रूरत है। जैसे शमसुर रहमान फारूकी का ही मैंने उनके बारे में एक डॉक्यूमेंट्री मैंने देखी, तो उनके बारे में भी यही कहा गया। उनके दोस्तों ने बताया कि ये किताबी कीड़ा ही थे। जब बीए में इनका एडमिशन हुआ, तो सड़कों पर उस समय ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह तो चलती नहीं थी, तो ये सड़क पे किताबें पढ़ते हुए चलते थे और सामने देखते ही नहीं थे कि किससे लड़ रहे हैं, किससे भिड़ रहे हैं। तो ऐसा होता था कि 2 लोग इनको पकड़ के चलते थे किनारे से, और ये लोग इनको पकड़ के चलते थे और ये किताबें हाथ में लेके पढ़ते हुए चलते थे रोड पे, रास्ते में, अपने घर से कॉलेज तक जाते हुए। तो इस कदर का कीड़ा कभी नहीं बनना है, बिल्कुल नहीं बनना है। वो एक बहुत विद्वान इंसान है, हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं, हमसे 100 गुना ज़्यादा जानते हैं। लेकिन इतना कीड़ा बिल्कुल नहीं बनना है कभी कि हम सड़क पर भी किताबें पढ़ते हुए चलें या सड़क पे भी पबजी खेलते हुए चलें। ये दोनों तरह के कीड़े हमें नहीं पालने हैं। बिल्कुल, इस तरह का सीम पागलपन मैंने हाँ, देखा है कि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और एग्ज़ाम हॉल हाँ। के बाहर तक लोग किताबें ऐसे लेकर के हमेशा, बिल्कुल हमेशा, हिल-हिल के पढ़ते बल्कि हैं। हाँ, जब 10वीं की मेरी बोर्ड परीक्षा थी, तो पहले दिन मैंने भी यही किया था कि मैं स्कूल की ही किताब जो है कि जो कुछ चीज़ें बची हुई थी जो अभी पढ़ना बाकी था, तो वो मैं बैग में भर के लेते गया था एग्ज़ाम जहाँ सेंटर था। और वहाँ हुआ ये कि बाद में अंदर किताबें तो ले जाने नहीं दी, तो किताब को बाहर स्कूल जो था, सेंटर था, उसके बाहर खेत था। तो खेत में वो किताब रखनी पड़ी और फिर अंदर जाके एग्ज़ाम देना पड़ा। उसके बाद से मैं तय कर लिया कि अब किताब-विताब कभी एग्ज़ाम में ले ही नहीं जाऊँगा कि खेत में रखना पड़े किताब, क्या ज़रूरत है। तो कभी नहीं, उसके बाद से हर चीज़ घर ही में पढ़ के, या जो नहीं भी पढ़ता था छोड़ देता था। तो ये बिल्कुल कि कीड़ा कभी नहीं बनना है। और पबजी की जहाँ तक बात है या किसी भी गेम की बात है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने कभी गेम नहीं खेला। मैं आउटडोर गेम्स भी खेलता हूँ और फ़ोन में भी अब नहीं खेलता, अब क्योंकि आदत उतनी नहीं है। जब से सोशल मीडिया वगैरह पे आ गया, ये फ़ेसबुक वगैरह देखने लगा, तो उसके बाद से आप फ़ेसबुक ही देखते रहते हैं जब भी फ़ोन लेते हैं, आप गेम्स नहीं खेल पाते। तो गेम्स अब ऑनलाइन तो नहीं मैं खेलता, लेकिन जो खेलते हैं उनसे मुझे कोई गुरेज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस कीड़ा नहीं बनना है, हमें पबजी का भी कीड़ा नहीं बनना है, हमें किताबों का भी इस कदर कीड़ा नहीं बनना है कि दिन भर किताब पढ़ें या दिन भर पबजी खेलें। कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटा किताब पढ़ें और आधा घंटा गेम खेलें, आधा घंटा स्कूल की किताब पढ़ें। वही जो एक टाइम मैनेजमेंट वाली चीज़ होती है, वही मैंने सीखने की कोशिश की और वही मैं चाहता हूँ कि लोग भी करें, कि किसी भी तरह का एक सीमित होने की कोशिश ना करें, कि सिर्फ़ किताबें ही पढ़ते रहें या सिर्फ़ फ़ोन ही देखते रहें, दोनों करते रहें। और दोनों करना ज़रूरी भी है। आज आप सिर्फ़ किताबें पढ़ें और आपसे कोई पूछे कि जो है कि व्हाट्सएप कैसे चलाते हैं, और अगर आप नहीं बता टेक्नोलॉजी पाएँ तो भी आपकी थोड़ा उतनी ही बहुत बेइज़्ज़ती होगी। उसका ज्ञान बिल्कुल, होना ज़रूरी है बिल्कुल, तो कि आपकी मतलब उतनी ही कि बेइज़्ज़ती होगी हर जितनी जगह हाँ, बराबरी से समय दिया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, वही, वही, वही बात। तो मतलब मुझे लगता है तुम वैसे जा रहे हो बहुत सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो, लेकिन कुछ तय किया होगा अपने लिए आगे कि एक तो करियर की बात है और उसके अलावा और भी कुछ आगे किन लोगों को पढ़ने का मन है, किसको बिल्कुल, जानने बिल्कुल। का मन है, या आगे कहाँ जाना चाहते हो, कहाँ पहुँचना चाहते हो? बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा मन असल में ये है कि हमेशा बदलते भी रहता है। मतलब 10वीं से पहले मेरा 10वीं के हाफ ईयरली एग्ज़ाम तक मन ये था कि मैं बायोलॉजी स्ट्रीम लूँगा और डॉक्टर की पढ़ाई करूँगा और साथ-साथ ये चीज़ें भी पढ़ते रहूँगा। मुझे उस समय ये लगता था कि स्कूल से अलग किताबें पढ़ना एक पास टाइम है, एक हॉबी है और उसी को लेके आगे नहीं चलना है, मुझे हम उस समय लगता था।
लेकिन फिर 10वीं के लास्ट तक आते आते सोशल साइंस के कुछ अच्छे टीचर मिल गए जिन्होंने सोशल साइंस को अच्छे तरीके से पढ़ा दिया। तो 10वीं में मेरे अच्छे नंबर आए, 96% मेरा आया, और मुझे ये वाह। मौका मिल रहा था कि मैं साइंस ले सकता हूँ, मैथ्स ले सकता हूँ या फिर बायोलॉजी ले सकता हूँ, लेकिन मेरा फिर मन नहीं किया। तो मैंने वो स्कूल छोड़ा और सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल है यहीं बनारस में ही, तो इसका मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया और आर्ट्स स्ट्रीम से मैं इस समय उस एंट्रेंस एग्जाम में मैंने 2nd रैंक लाई थी, और वहाँ फिर मैं अब आर्ट्स स्ट्रीम से 11th से पढ़ रहा हूँ। तो जब 11th में गया तब दोस्तों से भी जो है कि मिल के समझ में आता है। कोई दोस्त था जो कि आगे चल के जर्नलिस्ट बनना चाहता था, तो फिर मन किया कि हाँ ये भी कर सकते हैं। कोई था जो क्लैट, जो कॉमन लॉ एंड एडमिशन टेस्ट होता है इंडिया में, तो उसके बारे में पढ़ता था कि मुझे लॉयर बनना है, तो फिर मन हुआ कि हाँ ये भी कर सकते हैं। तो उस समय मन खाली बहल रहा था कि नहीं ये भी करते हैं, यही करते हैं। और उसके पहले मन हमेशा ये था कि मैं चाहे जो भी स्ट्रीम पढ़ूं, चाहे साइंस लूं या कॉमर्स लूं या आर्ट्स लूं, लेकिन मुझे आगे सिविल सर्विसेज में जाना है। 10th तक मेरा बिल्कुल पूरा मन यही था। 11th में मन बदला कि जर्नलिस्ट भी बन सकते हैं, लॉयर भी बन सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। फिर 12th में आते आते मैंने लॉ वाली चीज छोड़ दी कि क्लैट नहीं करना है, जर्नलिस्ट वाला भी खत्म किया। तो फिर अभी जो इंस्टेंट अभी मेरा अगर मन पूछा जाए कि क्या बनना चाहते हो, तो फिलहाल ये कहूंगा कि अभी सिविल सर्विसेज में जाने का मन बिल्कुल है, एग्जाम उसका भी देने का मन है, लेकिन मेरा मन ये है कि मैं जैसे सिविल सर्विस में तो ये है कि आप बीए के बाद ही, ग्रेजुएशन के बाद ही उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन मेरा मन ये है कि मैं पीएचडी तक जाऊं पहले, उसके पहले या वो भी देते रहूं, लेकिन उसके साथ साथ किसी अच्छे विषय पर शोध करने का मेरा मन है। चाहे महात्मा गांधी पर ही शोध हो, चाहे किसी अच्छे कवि पर ही शोध हो। तो अभी अगर एक फ्यूचर प्लानिंग मेरी देखी जाए तो मेरी यही है कि मैं किसी अच्छे विषय पर शोध करना चाहता हूँ, और उसके साथ साथ ही बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो तो देता ही रहूंगा। और इसके बाद जैसे 12वीं के बाद की जो बात है, तो इसके लिए मेरा मन ये है फिलहाल कि जैसे घर के पास ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, तो जब आप किसी शहर में रहते हैं तो वहाँ की यूनिवर्सिटियां आपके घर जैसी हो जाती हैं, वहाँ पे आपको पढ़ने का मन कभी नहीं करता है। तो मेरे घर के बगल में ही बीएचयू है, तो मेरा मन नहीं करता है वहां जाने का, पता नहीं क्यों क्यों लगता है कि घर में ही रह जाऊंगा यहाँ गया तो अभी स्वाभाविक मन है, ये कर जो रहा है। जहाँ रहता है हाँ उसको उस जगह का इतना महत्व पता नहीं वही चलता है, अतिथि चाहे वही कितना भी वही हो। बिल्कुल अतिथि कुछ और लोग कुछ प्रश्न करना चाह हाँ रहे जी हैं, जी अगर आप बिल्कुल, मैं अपना अगली यही बात बोलने वाली थी। बिल्कुल। धन्यवाद अतिथि। हमारे बीच यहाँ पे धन्यवाद। इंग्लैंड के वरिष्ठ पत्रकार ललित मोहन जोशी जी उपस्थित हैं। मैं ललित जी से आग्रह करूंगा कि आप अपना प्रश्न पूछें। ललित। नमस्कार सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद पद्मेश जी। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा आयुष को और तिथि जी को। दोनों का संवाद धन्यवाद। बहुत ही अंतरंगिता लिए हुए था और बहुत स्वाभाविक था और बहुत ही गहरा था। तो आयुष आपको बहुत बधाई, बहुत अच्छा लगा आपसे आपकी बातचीत को सुन करके। बहुत धन्यवाद। मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि आप गांधी से बहुत प्रभावित हैं और इतना अच्छा आप लिखते हैं। आप मुझे ये बताइए कि एक परिपक्वता के नाते क्या आपको ऐसा कोई पक्ष गांधी जी के जीवन में, उनके नेतृत्व में नजर आता है जो आपको लगा कि वो सही नहीं था, वो गलत था? बिल्कुल 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 लगता है। और गांधी की एक खूबी ये है कि उनकी गलत चीजें भी जो हैं वो उन्होंने खुद ही बता दी। ऐसा अक्सर कोई और नेता या कोई और लेखक नहीं करता है। गांधी ने जो उनके कई प्रयोग थे उनके बारे में भी गांधी ने बताया। जो गांधी पर एक किताब भी है कि गांधी नेक्ड एम्बिशन करके, कि जो वो एक ब्रह्मचर्य के प्रयोग करते थे उन पर उनकी एक किताब लिखी हुई है। और उस किताब को बहुत प्रामाणिक इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि उस किताब को एक ब्रिटिश लेखक ने लिखा है, और चूंकि ब्रिटिश लेखक में ये एक तरह की सोच हमेशा से रही है कि गांधी हमारे दुश्मन हैं, तो इस चीज को, उनकी जो एक ब्रह्मचर्य का पालन था, उस चीज को लेके उन्होंने उनकी आलोचना करते हुए, और उस किताब के हर पन्ने पर आपको उस लेखक की चिढ़ भी मिल जाएगी। तो गांधी की सबसे पहली चीज तो यही है कि गांधी ने अपने बारे में जो उनकी गलत चीजें हैं वो खुद ही बता दी, तो उनके बारे में गलत चीजें बिना ढूंढे ही मिल जाती हैं। तो मुझे उनकी गलत चीजें क्या मिली, जैसे पहले वो
जातिवाद के या जो वर्ण व्यवस्था है उसके समर्थक थे। वो कहते थे कि यही चीज है जो सबको अपने अपने काम बताती है, ब्राह्मण को उसके काम बताती है, क्षत्रिय को उसके काम बताती है, वैश्य और शूद्र को उसके काम बताती है। लेकिन गांधी ने बाद में उसके बाद इन विचारों पर अपना जो है कि बदलाव भी किए। तो गांधी से जिन बातों पर मेरा मतभेद है वो यही है, गांधी के जो स्त्रियों के बारे में लेकर विचार हैं उन पर भी मेरा मतभेद शुरू में रहा है। जैसे वो एक आंदोलन, एक अंग्रेज महिला आती हैं, कोई विदेशी महिला आती हैं उनके आश्रम में और कुछ देर उनके साथ रहती हैं और जब कुछ चीजें सीख लेती हैं तो फिर वो कहती हैं कि अब मैं भी आपके साथ आंदोलन में चलूंगी। लेकिन गांधी कहते हैं कि पहले चरखा जो सूत काटना है, पहले सूत काटना तुम सीखो, उसके बाद आंदोलन में चलो। तो वहां मतभेद दिखता है कि एक आदमी जो है वो बिना सूत काटे भी आपके साथ आंदोलन में चल रहा है और एक औरत जो है वो बिना सूत काटे आपके साथ नहीं जा सकती। तो यहाँ पे बिल्कुल मतभेद मेरा रहा है और गांधी से मतभेद होना बहुत जरूरी है। कोई भी विचारधारा अमृत पी के नहीं आती है, ये हमें ध्यान रखना होगा। कोई भी विचारधारा अमृत पी के नहीं आती है कि वो शाश्वत है, वो एकदम सही है। आयुष बिल्कुल नहीं है। बहुत संक्षेप में आयुष, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनका कोई राजनीतिक दृष्टिकोण या कोई निर्णय आपको ऐसा ईमानदारी से लगता है कि जो गलत था? उनका एक निर्णय अगर मुझे बताना हो तो मैं ये बताऊंगा कि असहयोग आंदोलन जब चल रहा था और 22 पुलिस कर्मियों की जो हत्या हो गई उसी आंदोलन में, और उन 22 पुलिस कर्मियों की हत्या की वजह से उन्होंने पूरे आंदोलन को वापस ले लिया, कॉल बैक कर लिया कि ये आंदोलन अब मैं यहीं पे रोक देता हूँ। तो यहाँ मतभेद है कि अहिंसा को इतना जटिल बिल्कुल नहीं बनाना है कि कुछ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आयुष जी, आप थोड़े अपने अगर उत्तरों को संक्षिप्त रखें तो दो चार लोग और प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत धन्यवाद आयुष, मुझे आंसर मिल गया, आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत धन्यवाद। हमारे यहाँ बर्मिंघम से डॉक्टर के श्रीवास्तव जी आपसे पूछना चाहते हैं। नमस्कार आयुष बेटे। नमस्कार सर। इतना बढ़िया सर। 1 घंटा हमारा हमें नहीं याद कि पहले कभी बीता हो। इतनी छोटी उम्र और इतनी जागरूकता और इतनी मैच्योरिटी और इतने कंपेलिंग व्यूज के जो लोग बदल रहे हैं। और तुमने गांधी की इतनी बढ़िया नई परिभाषा बनाई है, हमको बहुत खुशी। अगर तुम्हारे जैसे जवान अभी हिंदुस्तान में और हो तो पूरी स्थिति बदल जाए, हिंदुस्तान फिर से आगे वही तक्षशिला जो पहले जो यूनिवर्सिटी थी उसकी तरह बढ़े। तुमको अपना नाम बदलना पड़ेगा, तुम्हारा नाम आयुष्मान हो गया, आयुष्मान हो गए। बहुत बढ़िया तुम्हारा। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपके आशीर्वाद के लिए। आयुष तिवारी कोई प्रश्न करना चाहते हैं? आयुष तिवारी जी। हेलो आयुष, मैं आयुष तिवारी लखनऊ से। और जी भैया, तो शुभकामनाएं आपको। थोड़ा सा एक सवाल मेरे, बहुत धन्यवाद जी। जटिल प्रश्न ये करना था कि वर्तमान परिदृश्य में गांधी को लेकर, जैसे तुमने भी अपने संवाद में भी कहा, गांधी की कई सारी नकारात्मक छवियां लोगों के मन में। आज यूनिवर्सिटी में जो भी करता हूँ तो वास्तविक तौर पे गांधी की इस इमेज को जो है, जो गांधी वर्ल्ड लेवल पे जाने जाते हैं, कि अगर आप विदेशों में कहीं भारत के बारे में कुछ पूछेंगे तो शायद गांधी नेहरू पहले बताए जाए। आज भारत में इस छवि को, जो नया यूथ जनरेशन है, इसके बीच कैसे बढ़िया किया जा सकता है? अगर थोड़ा सा इस पे कुछ बताओ। बिल्कुल। तो इसको, ये बात आपने बिल्कुल सही की कि जब हम विदेशों में जाएंगे तो भारत को हमेशा गांधी और बुद्ध के देश के रूप में जाना जाता है कि इंडिया इज द लैंड ऑफ गांधी एंड बुद्ध। अगर वर्तमान दौर में देखें तो अक्सर यही देखा जाता है। और हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री चाहे जब भी रहे हों और जिस विचारधारा के रहे हों, वो विदेशों में जाते हैं तो वो गांधी का ही नाम लेते हैं, भले उनकी विचारधारा दक्षिणपंथी हो, वामपंथी हो या मॉडरेट हो, लिबरल हो या सेंट्रिस्ट हो। नाम हमेशा वो गांधी का ही लेते हैं, क्योंकि विदेशों में हमेशा हमारा देश जो है वो गांधी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि गांधी से प्रभावित भी बहुत लोग रहे हैं, नेल्सन मंडेला से लेके मार्टिन लूथर किंग और बराक ओबामा तक। हमारे देश में ये शरण हुआ है और ये एक प्रोसेस है, ये तुरंत नहीं हो गया है, ये बहुत सालों से ये करने की कोशिश हुई है कि गांधी को खत्म करने की।
गांधी के विचार को गलत बताने की, और ये गांधी के जमाने से हुई है। गांधी पर दर्जन भर बार हमले करने की कोशिश हुई, गांधी को मारने की कोशिश हुई, उनकी गाड़ी पर उनको मारने की कोशिश हुई, उनके ऊपर बम फेंकने की कोशिश हुई, उनको खाने में जहर मिला के मारने की कोशिश हुई। तो गांधी को खत्म करने की कोशिश विदेशों में कभी नहीं हुई। साउथ अफ्रीका में गांधी को मारने की, गांधी को जेल में बंद करने की कोशिश साउथ अफ्रीका में हुई, लेकिन मारने की कभी नहीं हुई। मारने की बल्कि हुई इस स्तर पे हुई कि भीड़ ने उन्हें मारने की कोशिश की। लेकिन यहाँ जो है, यहाँ की संस्थाएं उन्हें मारना चाहती थी। जो महाराष्ट्र में एक पूरे तरह से नारायण आप्टे और नाथूराम गोडसे ने, ऐसा नहीं है कि अचानक से 1948 में गांधी को गोली मार दी। वो प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही थी, और बहुत पहले से उन पर जो छोटे मोटे हमले भी हुए उसमें भी नाथूराम गोडसे सम्मिलित थे। तो गांधी को खत्म करने की कोशिश विदेशों में भले नहीं हुई, हमारे देश में बिल्कुल हुई है। और आज के युवा को हम क्या समझा सकते हैं गांधी के विषय में? सबसे पहली चीज हम यही सिखा सकते हैं कि गांधी को पढ़ें, क्योंकि आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको वही व्हाट्सएप का ज्ञान आपको सिखाएगा, जो व्हाट्सएप आपको ये बताता है कि वैष्णो देवी की ये फोटो आप 100 लोगों को शेयर करिए और अगले दिन आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। वो व्हाट्सएप आपको आज ज्ञान दे रहा है। तो जब आप किताबों से हटकर व्हाट्सएप से सीखने लगेंगे, व्हाट्सएप की फैब्रिकेटेड न्यूज से सीखने लगेंगे, तो वो बहुत गलत हो जाता है। तो एक जो संदेश दे सकते हैं हम युवा पीढ़ी को या सिखा सकते हैं, वो यही सिखा सकते हैं कि वो गांधी को पढ़ें। और इसमें सरकार भी बहुत कुछ कर सकती है। सरकार अभी जो है कि ऐसा माहौल आया है कि अभी कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन पहले किया जा सकता था। और जब ये चीजें बीतेंगी तो इसके बाद किया जा सकता है कि हम गांव गांव में चौपालें लगा के गांधी के बारे में बताएं। बल्कि गांव में गांधी की ज्यादा इज्जत होती है बशर्ते शहरों में लोग जब थोड़ा पढ़ लेते हैं तो उसके बाद वो ढूंढने लगते हैं कि अब गांधी को गाली कैसे दी जाए। लेकिन गांव में ऐसा नहीं है, गांव में हमेशा सम्मान रहता है। तो यही चीजें सीखनी है कि गांधी को पढ़ें हम। जब युवा गांधी को पढ़ेगा तो वो जो खराब लगेगा वो छोड़ देगा और जो सही लगेगा उसको उतारेगा, तो गांधी खुद ब खुद जीवित हो जाएंगे। बहुत बढ़िया उत्तर भी दिया आयुष, और आपने एक बड़ा अच्छा संदेश भी दिया। इस समय हमारे पास भारत के बहुत वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वो आपको आशीर्वाद दें। और जब तक राहुल जी आ रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमें एक कार्यक्रम आपके पेरेंट्स के साथ हमें करना चाहिए, परिवार वालों के साथ, और ये जानने के लिए कि एक वर्कशॉप की एक घर में संस्कार कैसे दिए जा सकते हैं। और दूसरी बात भाई आयुष, मैं आपको ये कहूंगा कि आपने एक बात कही थी कि आपको अभी और अच्छी कविताएं लिखनी है। तो एक लेखक होने के नाते मैं आपको ये कहता हूँ कि ये कौन सी कविता अच्छी है और कौन सी बहुत अच्छी है, ये आप पाठकों के ऊपर छोड़ दें और आप यूं ही लिखें। ये बात भी राहुल देव जी, मेरा आग्रह है कि आप उपस्थित हैं तो आप आयुष को आशीर्वाद दें। राहुल देव जी, लगता है राहुल देव जी का संपर्क टूट गया है। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं तिथि का और आयुष का। आज बहुत अच्छा आयोजन रहा और बहुत सुंदर संवाद रहा आप दोनों के बीच, और बहुत प्रेरणादायी संवाद रहा। एक युवा भारत का इतनी प्रेरणा दे सकता है इस समय भारत को, विश्व को, ये हमारे लिए गौरव की बात है। इन शब्दों के साथ मैं निमंत्रित करता हूँ मीरा कौशिक जी को, जो हमारी वातायन के अध्यक्ष हैं, कि औपचारिक रूप से धन्यवाद ज्ञापन करें। मीरा जी, आपका स्वागत है। जी पद्मेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय आयुष, तिथि, आदरणीय उषा उपाध्याय जी, तितीक्षा, राहुल जी, आप अभी भी हैं, मैं देख रही हूँ, शैल अग्रवाल जी, ललित जी, जवाहर जी, के श्रीवास्तव जी, मधु चौरसिया जी, ललित जोशी जी, निखिल जी, अरुणा जी और शैलजा और देश विदेश से पधारे सभी विद्वान। मैं देख रही हूँ कि एक छोटे से बेटे को देखने के लिए इतने बड़े नाम हैं और जुटे हुए हैं और आखिरी तक आप ठहरे हुए हैं, उसके लिए मैं आप सबका नाम ले रही हूँ। इसलिए आज की 54वीं साप्ताहिक गोष्ठी हमारे लिए एक शीतल बयार की तरह थी। अपनी व्यक्तिगत त्रासदी से जूझती तिथिदानी का यहाँ होना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। इस काले सप्ताह में अपनी मंचीय ऊहापोहों में और उनसे जूझकर जब हमने तय किया
कि वातायन सांत्वना, संवेदना, आध्यात्मिक और आत्मिक ऊर्जा लिए हुए घोर अवसाद, नकारात्मकता, निराशा में जाने से बचाने और जीवन को नए उद्देश्य देने वाली जड़ी बूटी बन सकती है। तो हम सब जुट गए। ऐसे में मैं पद्मेश जी का एक टेक्स्ट पढ़ना चाहूंगी जो उन्होंने मुझे लिखकर भेजा था जब मैंने कहा उन्हें कि क्या ये करना उचित है ऐसी गोष्ठी। तो उन्होंने कहा, क्या फ्रंटलाइन वर्कर्स भी ऐसा सोचते होंगे? मेरी दृष्टि में हम एक छोटी कम्युनिटी को इन कार्यक्रमों द्वारा आध्यात्मिक और आत्मिक ऊर्जा दे रहे हैं। ऐसे कठिन समय सप्ताह के 1 घंटे सब साथ मिल बैठ रहे हैं और साहित्यिक चर्चा कर रहे हैं। हम सैनिक हैं, हमें लड़ना है। तो पद्मेश जी, आपकी इस लड़ाई में विवेकी, संवेदनशील, जागरूक, परिपक्व, सचेत और दूरदृष्टि से परिपूर्ण आयुष चतुर्वेदी को सुनना अपने आप में एक नया यानी रिफ्रेशिंग अनुभव था हमारे लिए। यह आज के संदर्भ में रिफ्रेशिंग नया लगा, लेकिन मेरी पीढ़ी के संदर्भ में पुराना था। एनी बेसेंट के द्वारा स्थापित स्कूल में पढ़ रहे आयुष, लगता है एक नए शरीर में वे पुरानी बातें कर रहे हैं जिसे मेरी पीढ़ी ने जिया है। आपका होना, आपका सोच हमें आश्वासित करता है कि भारत का भविष्य सच में आज भी उज्जवल है, क्योंकि ये बात मैं आज उस काले सप्ताह में कह रही हूं जबकि हम सब अवसादग्रस्त हैं किसी न किसी कारण से। आपकी कविताएं भी प्रेरक हैं। ऐसे में अपनी मानसिकता और परिवेश की, आपकी मानसिकता और आपके परिवेश की सराहना करना आवश्यक है। काश कि आप जैसा घर हम सब अपने बच्चों को दे सकते। मैं भी वही बात कह रही हूँ जो पद्मेश जी ने कही है। आपका भविष्य ओजस्वी है और आज का घंटा सच में प्रेरक था। सो धन्यवाद आयुष। हम सब की निगाहें आप पर लगी हैं और आपके भविष्य पर लगी हैं। बहुत धन्यवाद। सभी गुणी सदस्य जन जुड़े और बने रहे, इसके लिए वातायन के सदस्यों की ओर से, दिव्या जी की ओर से आप सबका बहुत धन्यवाद। और पद्मेश जी, आप फ्रंटलाइनर हैं, आपका प्रताप बना रहे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी और आयुष जी। और हम अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इस संदेश के साथ। राहुल देव जी ने अभी दिया है कि वे मौन धारण किए हुए हैं, लेकिन पूरा आशीर्वाद, उन्होंने पूरा अपना आशीर्वाद आयुष आपको दिया है। राहुल देव जी ने बहुत धन्यवाद राहुल देव सर का भी।